Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great, and in this video we are going to discuss a very important topic, that is shoulder dystocia. In that basically they ask the next management, the sequence कि इसके बाद आपको क्या करना है. So it is very simple topic, just you have to remember some mnemonic and आपको ये topic बहुत अच्छे से clear हो जाएगा. Okay, so first of all, what do you mean by shoulder dystocia? So shoulder dystocia, it means it is something, first of all, is obstetric emergency, है ना. So it is something, the emergency you have to respond very early. ठीक है. सो इसमें क्या होता है, शोल्डर डिस्टोसिया, देयर इज डिले इन डिलीवरी ऑफ शोल्डर, दैट इज मोर देन 1 मिनट आफ्टर डिसेंड ऑफ द हेड. सो बेबी का हेड डिलीवर हो जाता है एंड जो शोल्डर है वो क्या हो जाता है, इम्पैक्ट हो जाता है, इम्पैक्ट अंडर द प्यूबिस सिम्फाइसिस, है ना. सो हेड डिलीवर हो गया बट शोल्डर डिलीवर नहीं हो पाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पूरी बॉडी डिलीवर नहीं हो पाती है. सो दैट इज नोन एज शोल्डर डिस्टोसिया. सो शोल्डर गेट इम्पैक्टेड अंडर प्यूबिस सिम्फाइसिस फॉर मोर देन 1 मिनट एंड डिलीवर नहीं हो पाता है. सो दैट इज नोन एज शोल्डर डिस्टोसिया. सुनो, इसमें आपको बहुत एक कैरेक्टरिस्टिक साइन देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज टर्टल साइन. सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टर्टल साइन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. सो इट इज सीन इन शोल्डर डिस्टोसिया. ठीक है. सो टर्टल साइन का मतलब क्या होता है, टर्टल साइन का मतलब क्या होगा कि बेबी का हेड डिलीवर हो गया, बेबी का हेड बाहर आ गया है, बट बिकॉज ये शोल्डर जो है वो इम्पैक्ट हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, जो हेड है वो हेड ऑफ द बेबी रिसीड्स बैक, वो अंदर एंड बाहर आएगा. सो दैट इज नोन एज समथिंग टर्टल की तरह अपीयरेंस होगा. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टर्टल साइन. So head of baby recedes back towards the perineum, so that is known as turtle sign. So basically this shoulder dystocia कहाँ पे होता है, basically in gestational diabetes mellitus में, when the baby weight is more than 4 kg. So in case of जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस मदर जिनका बेबी क्या होता है, मैक्रोजोमिया होता है, व्हेन द वेट इज मोर देन 4 kg, इन दैट कंडीशन मोस्टली आपको शोल्डर डिस्टोसिया देखने को मिलता है. ओके, देन कमिंग टू द मैनेजमेंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी, है ना. सो यू हैव टू इमीडिएट रिस्पॉन्ड, है ना. एंड कभी भी अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो सबसे पहला हमारे स्टेप्स में से क्या होता है, दैट इज कॉल फॉर हेल्प. एनी इमरजेंसी केस यू हैव टू कॉल फॉर हेल्प, बिकॉज अकेले आप मैनेज नहीं कर पाओगे. सो यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी टीम को बुलाना होगा, दैट इज पीडियाट्रिशियन हो गया, एनेस्थेटिक्स हो गया, एक्सपर्ट ऑब्स्टेट्रिशियंस हो गया, नर्सिंग ऑफिसर्स हो गए. सो सबको आपको बुलाना होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ लोगों की जरूरत होगी, एंड दैट इज समथिंग very important. So the first the management of shoulder dystocia you can remember by the mnemonic helper, है ना. So helper, so it is something the emergency condition, so you need help, so you have to remember the management of shoulder dystocia by the mnemonic helper. ठीक है ना. So helper मतलब H for call for help. सो फर्स्ट हमारा हेल्प हो गया. ई मतलब कि यू हैव टू डू 2 थिंग्स. फर्स्ट यू हैव टू एम्प्टी द ब्लैडर ऑफ द मदर, एंड सेकेंड यू हैव टू डू एपिसियोटोमी. सो according to WHO now there is like routine episiotomy is not done, है ना. तो सब सारे मदर्स को हम रूटीनली एपिसियोटोमी नहीं करते हैं. इन सम केसेस, इन सम इंडिकेशंस में एपिसियोटोमी दिया जाता है. सो इन शोल्डर डिस्टोसिया इज द इंडिकेशन. ओके, सो ई मतलब एम्प्टी ब्लैडर एंड एपिसियोटोमी करना है. एंड एल मतलब कि हमें क्या देना है, दैट इज द लेग को क्या करना है, यू हैव टू सडन हाइपरफ्लेक्स एंड अबडक्ट बोथ हिप्स. सो यू हैव टू हाइपरफ्लेक्स एंड अडक्ट बोथ हिप्स. सो जो नी है पूरा एब्डोमेन पे टच होना चाहिए, एंड दिस maneuver is known as McRoberts maneuver. So this is the first maneuver that we are doing in shoulder dystocia. So the questions ask which one is the first maneuver that we are performing in shoulder dystocia. So the answer is McRoberts maneuver. So McRoberts maneuver में क्या होता है, that is the leg of mother is hyperflex and adduct
फॉर 30 सेकेंड। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, जो स्पेस है, पेल्विक स्पेस है, वो इंक्रीज हो जाएगा एंड बेबी का जो शोल्डर जो इम्पैक्टेड था वो फ्री हो जाएगा एंड इजिली डिलीवर हो सकता है। बट अगेन यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फर्स्ट मैन्यूवर। सेकेंड, बिकॉज ऑफ द सडन हाइपरफ्लेक्स एंड abduct of the both hips, there is very important, the most common nerve that can injured is lateral cutaneous nerve, है ना। So most common nerve injured in McRoberts maneuver is lateral cutaneous nerve of the thigh, and because of that mother will complain about the myalgia paresthesia syndrome. So इसमें मदर क्या बोलेगी कि I am having numbness, tingling over lateral aspect of the thigh because lateral cutaneous nerve is involved. So because of the numbness and tingling over the lateral aspect of the thigh. So this is very important, you have to remember. So आफ्टर परफॉर्मिंग दिस मैक्रोवर्स मैनूवर लाइक 30 to 40% केसेस में क्या होता है, बेबी इजिली डिलीवर हो जाता है. बट लेट्स सपोज इफ यू आर परफॉर्मिंग दिस मैक्रोवर्स मैनूवर स्टिल बेबी हैज नॉट डिलीवर्ड, देन यू हैव टू परफॉर्म द सेकेंड मैनूवर दैट इज पी, है ना. सो H फॉर कॉल फॉर हेल्प, E फॉर एपिसियोटोमी एंड एम्प्टी द ब्लैडर, L मतलब कि लेग मैनूवर आपने कर दिया, दैट इज द मैक्रोवर्स मैनूवर, एंड P मतलब क्या करना है, यू हैव टू गिव अ सुप्रा प्यूबिक प्रेशर. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फंडल प्रेशर नहीं देना. फंडल प्रेशर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बिकॉज फंडल प्रेशर से ये कंडीशन और वर्स्ट हो जाएगी. सो यू हैव टू गिव अ सुप्रा प्यूबिक प्रेशर. सो अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस आपको प्रेशर देना है. सो दैट इज द P, दैट इज द सुप्रा प्यूबिक प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं र्यूबिन मैन्यूवर 1. So after McRoberts maneuver, if it fails, then the second maneuver that come is the Reuben maneuver 1. So Reuben maneuver 1 में हम बेसिकली क्या करते हैं, it is the external maneuver भी बोला जाता है. So Reuben maneuver 1 को external maneuver भी बोला जाता है बिकॉज हम ऊपर से suprapubic हम क्या देते हैं, प्रेशर देते हैं. So because of giving suprapubic pressure, so क्या होगा, ये आपको दिख रहा है, ये बेबी का शोल्डर है. सो ये जो शोल्डर, जो एंटीरियर शोल्डर जो इम्पैक्टेड था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा पास होगा, अडक्टेड होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो डायमीटर है, बाइसेक्रोमियल डायमीटर है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट बेबी क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा. सो दैट्स द मेन एम ऑफ सुप्राप्यूबिक प्रेशर. सो र्यूबिन मैनूवर 1, दैट इज द एक्सटर्नल सुप्राप्यूबिक प्रेशर. अप्लाई सुप्राप्यूबिक प्रेशर to push anterior shoulder towards the fetal chest, as you can see in this picture very clearly कि सुप्राप्यूबिक प्रेशर अप्लाई करेंगे सो दैट जो एंटीरियर शोल्डर है वो कहाँ पे है, बेबी के चेस्ट पे एकदम होगा ना. सो टुवर्ड्स फीटल चेस्ट होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट बाइसेक्रोमियल डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा एंड बेबी डिलीवर हो जाएगा. सो वी हैव टू अप्लाई द प्रेशर. सुप्राप्यूबिक प्रेशर कैसे अप्लाई करना है, डाउनवर्ड एंड लेटरली टुवर्ड्स द फीटल चेस्ट. सो दैट इज द सुप्राप्यूबिक प्रेशर. सो लाइक इन 40 to 60% केसेस में आफ्टर गिविंग दिस र्यूबिन मैनूवर 1 और सुप्राप्यूबिक प्रेशर बेबी डिलीवर हो जाता है. बट लेट्स सपोज आफ्टर गिविंग दिस मैनूवर ऑल्सो बेबी डिड नॉट डिलीवर. सो इन दैट कंडीशन यू हैव टू एंटर द नेक्स्ट मैनूवर. सो दैट इज ई मतलब कि एंटर मैनूवर. सो इसमें हमें क्या करना है, हमें सेकेंड मैनूवर डालना है, दैट इज द र्यूबिन 2 मैनूवर. सो र्यूबिन 1 में क्या था, आप एक्सटर्नली प्रेशर लगा रहे थे, है ना. सो दैट इज द एक्सटर्नल मैनूवर. बट र्यूबिन 2 क्या है, दैट इज द इंटरनल मैनूवर है. सो इंटरनल मतलब कि एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर वेरी क्लियरली कि ये जो आपको अंदर है, जो फिंगर है अंदर डालना है, एंड अंदर डालने के बाद यहाँ ऊपर हम र्यूबिन 1 में क्या कर रहे थे कि ऊपर से प्रेशर लगा के बाइसेक्रोमियल डायमीटर डिक्रीज कर रहे थे. बट यहाँ पे आप अंदर हाथ डालोगे एंड एंटीरियर शोल्डर को फीटल चेस्ट की तरफ आप पुल करोगे एंड देन बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एंड बेबी डिलीवर हो जाएगा. सो इसमें हम इंटरनली प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है ना. सो प्लेस्ड finger on posterior surface of anterior fetal shoulder and gentle pressure applied towards the fetal chest. So because of that क्या होगा, adduction of shoulder होगा and it reduces the bisacromial diameter and rotates shoulder into the oblique diameter and by gentle traction baby को हम deliver कर देंगे. So that is the Reuben 2 मैनूवर. सो र्यूबिन 1 में भी हम वही कर रहे थे, बाइसेक्रोमियल डायमीटर डिक्रीज कर रहे थे बट एक्सटर्नली प्रेशर लगा के, सुप्राप्यूबिक प्रेशर लगा के. बट र्यूबिन 2 में भी हम क्या
कर रहे हैं, बेसिकली बाइस एक्रोमियल डायमीटर डिक्रीज कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो हम प्रेशर लगा रहे हैं वो हम वजाइना के थ्रू जाके लगा रहे हैं, सो दैट इज द इंटरनली लगा रहे हैं, ठीक है ना। देन अगर इसके बाद भी अगर बेबी डिलीवर नहीं होता है, सो वी हैव टू एंटर वन मोर मैनूवर दैट इज नोन एज वुड कॉर्क स्क्रू मैनूवर। सो एज द नेम सजेस्ट कॉर्क स्क्रू, मतलब कि यहाँ पे क्या करेंगे हम, बेबी का जो हेड है वो बेबी को जो ना हम स्क्रू की तरह रोटेट करेंगे इन 180 डिग्री में। सो आपको दिख रहा होगा, से ये 180 डिग्री में बेबी को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाइड टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ द पोस्टीरियर शोल्डर, रोटेट फीटस लाइक कॉर्क स्क्रू इन ऑब्लिक डायमीटर। सो ऑब्लिक डायमीटर में रोटेट करने के बाद बेबी को बाई जेंटल ट्रैक्शन के थ्रू हम रिमूव करेंगे। सो दैट इज द वुड कॉर्क स्क्रू मैनूवर, ठीक है। सो आपने रिबन 2 मैनूवर दे दिया, स्टिल बेबी डिलीवर नहीं हुआ, तो आपने वुड कॉर्क स्क्रू मैनूवर दिया, स्टिल बेबी डिलीवर नहीं होगा, देन यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट मैनूवर दैट इज द आर। सो हमारा क्या था, निमोनिक हेल्पर। सो ई में अपने मैनूवर एंटर किया, दैट इज द रिबन 2 प्लस वुड कॉर्क स्क्रू मैनूवर, स्टिल बेबी डिलीवर नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, रिमूव posterior arm manually, है ना। So that is known as Jacquemus maneuver. So removal of posterior arm manually, and this maneuver is known as Jacquemus maneuver. So shoulder dystocia is all about the maneuver and maneuver. So you have to remember this all maneuver, and of course with the image, आपको ये image दिखाएंगे and they will ask कि which type of maneuver is showing in this case. So you have to remember with the help of image, very important. So Jacquemus maneuver is the removal of posterior arm manually. So basically इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले insert the hand into the vagina towards posterior fetal shoulder, then क्या करेंगे, locate posterior arm को locate किया and flew fetal elbow and gentle sweep करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो आर्म है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। सो फोर आर्म एंड हैंड अक्रॉस फीटल चेस्ट एंड फेस एंड डिलीवर द पोस्टीरियर आर्म आउट ऑफ द वजाइना। सो रिमेनिंग शोल्डर यूजुअली डिलीवर मोर इजिली, है ना। सो ये जो आर्म आप डिलीवर कर दोगे, देन रिमेनिंग जो शोल्डर है बहुत इजिली डिलीवर हो जाएगा। सो दैट्स द मेन एम ऑफ दिस जैक्यूमियर मैनूवर। सो रिमूवल ऑफ पोस्टीरियर आर्म मैनुअली, ठीक है। इफ बाई गिविंग दिस मैनूवर ऑल्सो, अगर बेबी डिलीवर नहीं होता है, देन लास्ट स्टेप आप क्या करोगे, रोल ओवर। सो हेल्पर। सो रिमूवल ऑफ पोस्टीरियर आर्म मैनुअली, देन लास्ट आर क्या है, दैट इज द रोल ओवर। रोल ओवर में इसको हम गास्किन मैनूवर बोलते हैं। सो गास्किन मैनूवर में क्या करते हैं, मदर को हम ऑल 4 लिम्स पे क्या करते हैं, रोल ओवर कर देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ डैट क्या होता है कि पेल्विक का जो डायमीटर है वो भी इंक्रीज हो जाता है, एंड जो एंटीरियर शोल्डर जो इम्पैक्टेड था ना वो भी फ्री हो जाता है ना, डिसएंगेज हो जाता है इन द प्यूबिक सिम्फाइसिस में, एंड इजिली बेबी क्या हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। सो दैट इज द रोल ओवर और गास्किन मैनूवर। सो लेट्स सपोज आपने ये सारा मैनूवर कर दिया, आपने ये सारे के सारे मैनूवर कर दिया, स्टिल बेबी इज नॉट डिलीवर्ड, द लास्ट ऑप्शन इज कि वापस से बेबी को अंदर करो, वापस से बेबी को अंदर करो, एंड देन बाई LSCS बेबी को क्या करना है, डिलीवर करना है। सो दैट इज नोन एज जावानेली मैनूवर। सो जावानेली वापस से बेबी को अंदर करें। सो the fetal head is rotated into the direct occiput anterior position and flexed and pushed back into the birth canal. So basically जो बेबी का जो हेड डिलीवर हो गया था उसको वापस से अंदर डालेंगे, एंड इमीडिएटली वी हैव टू डू सिजेरियन सेक्शन, एंड बेबी को क्या करना है, डिलीवर करना है। सो दैट इज नोन एज जावानेली मैनूवर। सो कौन कौन सा हमने मैनूवर किया, सबसे पहले हमने मैक्रोवर्ट्स मैनूवर किया, फिर हमने सुप्राप्यूबिक प्रेशर लगाया, दैट इज द र्यूबिन मैनूवर 1, देन स्टिल नहीं हुआ तो हम इंटरनली प्रेशर लगाया, दैट इज नोन एज र्यूबिन मैनूवर 2, एंड अगर उससे भी नहीं होगा तो हम वुड कॉर्क स्क्रू मैनूवर करेंगे, एंड आफ्टर दैट स्टिल नॉट हैपन, देन हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ पोस्टीरियर आर्म मैनुअली, दैट इज नोन एज जैक्यूमियर मैनूवर, एंड इफ इट इज नॉट occurred then we have to do Gaskin maneuver. Even after giving this all maneuver, still baby not deliver, then the last option is Javanelli maneuver. इसमें बेसिकली हम वापस से बेबी को अंदर डालेंगे, एंड देन बाई सिजेरियन सेक्शन हमें बेबी को डिलीवर करना होगा। सो दैट इज द शोल्डर डिस्टोसिया मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो
नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट कॉमन फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है बिकॉज ऑफ द शोल्डर डिस्टोसिया। तो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर वेरी क्लियरली कि हमने कितने गंदे गंदे मैनूवर्स अप्लाई किए हैं। सो ऑफ कोर्स मदर को भी इंजरी हो रही है एंड बेबी को भी इंजरी हो रहा है ना। सो सबसे ज्यादा इंजरी क्या हो सकता है, शोल्डर इफेक्टेड है, सो देयर इज वेरी हाई चांस कि क्या हो सकता है, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, वेरी वेरी कॉमन। सो द मोस्ट कॉमन फीटल कॉम्प्लिकेशन इज ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी एंड दिस इज द इमेज ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। इसमें क्या होगा, बेसिकली C5 C6 में इंजरी होती है तो आपको अर्ब्स पैल्सी देखने को मिलेगा। सो दैट इज द आर्म इज इंटरनली रोटेटेड और अडक्टेड होगा, सो दैट इज नोन एज अर्ब palsy. So you have to know the image also. And the most common maternal complication, of course, it is postpartum hemorrhage because हमने इतनी इंजरी दी है, so there is very high chance for postpartum hemorrhage in the mother. So I think आपको ये टॉपिक बहुत इजीली समझ में आया होगा and it is very short and very simple topic, but yes, very important topic. Okay, so I hope it is clear for you people. Thank you so much. All the best.